हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। आईक्यू शटर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कोई भी न्यूज़ अगर मार्केट में आती है या फिर कहीं चर्चा में आती है, तो अगर उसमें यूपीएससी की न्यूज़ आ जाए तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी रहती है। तो अभी एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं उन्होंने, और इसमें सबसे बड़ी जो न्यूज़ है उसमें बताया जा रहा है कि जो एक पूरा साइकिल होता है जो सिलेक्शन का, उसको कम करके जो अभी 15 महीने तक साइकिल हो जाती है, परीक्षा होती है, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आपका लगभग 15 महीने लग जाते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट होने से लेके रिज़ल्ट होने तक। तो इस टेन्योर को, इस टाइम पीरियड को कम करने के लिए इस पैनल ने बात की है, जिसमें से उसका जो टाइम पीरियड है उसको 6 महीने करने की बात की है कि इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। क्योंकि इसमें जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, उसमें जैसे कि आप तैयारी करना शुरू करते हैं, तो 1 साल आपके मोटे-मोटे लग जाते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो कंटिन्यू अपना समय उसी में दे देते हैं, लगभग 10 साल हो गए। ऐसे ही कई बच्चे हैं, जिन्होंने अपना पूरा टाइम उनको दे दिया है। तो इसमें जो उम्र होती है, वो सारी निकल जाती है और मेंटल हेल्थ भी उससे प्रॉब्लम में आती है। तो इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, जो कि समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट साइकिल टू लॉन्ग शुड बी 6 मंथ और लेस पार्लियामेंट्री पैनल टू यूपीएससी। जो पार्लियामेंट्री पैनल है, उसने यूपीएससी को कहा है कि आप जो सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट होती है, उसके साइकिल को ज़्यादा लंबा ना करें, बजाय इसके आप 6 महीने या उससे कम का करें। और इसमें ये भी देखा गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सिमेटली 3.39 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, लेकिन इसमें 16.82 लाख कैंडिडेट्स ही पार्टिसिपेट किए हैं, यानी कि 51.95%। तो ये ऐसा कौन-सा रीज़न है कि जिसकी वजह से ये कमी देखी जा रही है कि अप्लाई इतने लोग करते हैं और उसके बाद प्रतिभाग इतने लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से पार्लियामेंट्री पैनल ने यूपीएससी के लिए ये सारी चीज़ें रिकमेंड की हैं। तो चलिए आइए समझते हैं पहले पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, उसमें फाइनेंशियल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और एड हॉक कमेटी या फिर सिलेक्शन कमेटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी आती है। तो इसमें जो आपका है कमेटी, वो है स्टैंडिंग कमेटी के ही अंतर्गत। कोई भी एग्जीक्यूटिव जो पद रहते हैं, उनको देखा जाता है, उनके लिए जो कमेटी बनाई जाती है, इसमें ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें रेलवेज़ भी रहते हैं, हेल्थ के लिए भी जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं, इसी के अंडर में बनाई जाती हैं। तो आगे समझते हैं इसमें कि पार्लियामेंट्री कमेटी की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, जिसके बारे में अभी बात की मैंने, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स के लिए कार्य किया जाता है, कोई भी रिकमेंडेशन देनी हो, तो उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंड करती है उनके लिए। तो इसमें बताया जा रहा है देयर आर 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। द मेन फंक्शन ऑफ दीज स्टैंडिंग कमिटीज इज टू सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट में सांसद के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी होती है, उसको ज़्यादा सुनिश्चित करने के लिए ये कमेटी तैयार की जाती है। कुछ अपना टाइम टाइम पे रिकमेंडेशन देता है यूपीएससी को, और वो फॉलो करते हैं या फिर वो सारी चीज़ें प्रोसीजर में होती हैं। तो इसमें जो रिकमेंड किया है पार्लियामेंट्री पैनल ने, उसमें बताया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर रिकमेंडेशंस हैं। रिड्यूस द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिलेक्शन साइकिल। अगर मान लीजिए 2022 की बात करें, अगर मान लीजिए फरवरी में फॉर्म आया, उसके बाद जो साइकिल होती है, जैसे प्रीलिम्स हो गया, जैसे कि दो यहाँ पे 4 महीने बाद हुआ, उसके बाद उसके 2 महीने के बाद मेंस हुआ, उसके बाद 4 महीने के बाद इंटरव्यू हुआ। तो ये सारा जो प्रोसीजर है, उसमें अप्रॉक्स उसमें फॉर्म भरने से लेके इंटरव्यू तक और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने तक आपका लगभग मोटा-मोटा 15 मंथ लग जाते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है, जो इतने मंथ लग जाते हैं, उसमें बच्चों के भविष्य के लिए और उनके हेल्थ के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको रिड्यूस करना चाहिए, अप्रॉक्स 6 मंथ तक करना चाहिए या फिर उससे लेस लेस में इसका पूरा फाइनल रिजल्ट हो जाना चाहिए, फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये जो साइकिल है उसको कम करिए, ये रिकमेंडेशन दिया पैनल ने। उसके बाद जो सेकंड इनका है, उसमें इन्होंने रिकमेंड किया कि एग्जामिन रीजन फॉर द लो टर्नआउट ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि अगर अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या रीजन है, इसमें देख लीजिए कि जो 2022 का एग्जाम था, जो 2022 का एग्जाम था, उसमें 11.35 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, यानी कि इसको फॉर्म भरा था। लेकिन वहां पे 5.73 लाख यानी कि 50.51% ही लोगों ने एग्जाम दिया, यानी कि अपेयर किया उन्होंने। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो भी अभ्यर्थी, यानी जो भी वो एस्पिरेंट हैं, जब उनका काउंट तभी किया जाता है, अपेयर तभी माना जाता है, जब वो वहां पे जाके प्री के एग्जाम में अपना अटेंडेंस सीट भर दें और वहां पे एग्जाम दें, तभी इसको माना जाता है कि आपने अटेम्प्ट किया है, पहला अटेम्प्ट आपका हो गया है।
तो वही बताया जा रहा है कि फॉर्म तो यहाँ पे 11.35 लाख लोगों ने भरा, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि उससे उसके मोटे-मोटे आधे लोगों ने ही एग्ज़ाम में अपीयर किया। तो ऐसा क्या रीज़न है कि जिसके वजह से लोग नहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं, भरते इतने लोग हैं? तो इसको आप एग्ज़ामिन करिए, ये बताया रिकमेंड किया। उसके बाद फर्निश डिटेल्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन फीस कलेक्टेड। जो भी एग्ज़ामिनेशन फीस कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया जाए कि किस तरीके से वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उसके लिए क्या-क्या खर्चा किया गया और सारी जो फ़ीस डिटेल है, किस तरीके से आप लोगों ने कलेक्ट किया। जैसे कि कुछ बच्चों के लिए एग्ज़ेम्पशन रहता है और कुछ बच्चों को देना रहता है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से आप कर रहे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि आप इसको डिटेल बताइए। उसके बाद जो अगला रिकमेंडेशन है, वो बताया गया है कि फॉर एन एक्सपर्ट कमिटी टू एक्सेस द इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़। तो आप ये पता लगाइए कि जो परीक्षा लेने का तरीका है और जो भी चीज़ें हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो सेम मिल रही हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि जो एग्ज़ाम का तरीका है, पैटर्न है, वो किसी एक ही बैकग्राउंड के लड़कों को रिज़ल्ट दिलवा रहा है या फिर ऐसा कर रहा है। तो आप सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ दीजिए, जैसे कि कोई अलग बैकग्राउंड का है, किसी अलग जैसे स्टेट कई सारे हैं यहाँ पे और समझने का तरीका भी बहुत अलग-अलग है, भाषाएँ अलग-अलग हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, वहाँ पे इस टाइम पे सिलेक्शन ज़्यादा देखा जा रहा है। बजाय इसके अगर हिंदी मीडियम की बात करें, तो हिंदी मीडियम के बच्चों को देखा जा रहा है कि वहाँ पे इक्का-दुक्का ढूँढना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कोर्स में हमेशा रहती हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे कम हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे पूरे भरे पड़े हैं, इंजीनियर्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये सारे डिस्कोर्स चला करते हैं। अगर हिंदी मीडियम ही नहीं, अगर और भी भाषाओं के बारे में देखा जाए, तो वहाँ पे भी उनकी संख्या बहुत कम है। तो इसको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या ऐसा सही है कि वहाँ पे सभी लोगों को इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं? तो इसके लिए आप कमेटी गठित करिए, ठीक है? उसके बाद अपॉइंट एन एक्सपर्ट ग्रुप टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस। कि जैसे कि मान लीजिए कि आप जिस बेस पे सिलेक्शन कर रहे हैं और जो भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, क्या वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं? तो इसके लिए आप एक्सपर्ट को अपॉइंट करिए और पता लगाइए कि जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, जो भी आपने 10 वर्षों में जैसे कि पिछले 10 वर्षों में यूपीएससी ने काफ़ी सारे चेंजेज़ किए हैं। तो देखिए वो ग्राउंड लेवल पे वो चेंजेज़ लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं और किस तरीके से उनका फ़ायदा हो रहा है। तो इसके लिए आप एक्सपर्ट ग्रुप को अपॉइंट कीजिए। उसके बाद जो अगला रिकमेंडेशन है, उसमें बताया जा रहा है पब्लिश द आंसर की आफ्टर प्रीलिम्स स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसमें बताया जा रहा है कि आप जैसे कि एग्ज़ाम जब यहाँ पे होता है, जैसे कि प्री हो गया आपका, उसके बाद मेंस हो गया, उसके बाद इंटरव्यू हो गया, उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट है उसके आने के बाद वहाँ पे आंसर की दी जाती है। तो अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे का अगर 1 नंबर से रुक गया या फिर 2 नंबर से रुक गया और वो क्वेश्चन गलत तरीके से चेक किया गया है, आंसर की गलत आई है, तो उसमें वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये अपने आप में बहुत गलत बात है, इसमें बताया जा रहा है पार्लियामेंट्री कमिटी के द्वारा कि आप इसको जो आंसर की है, उसको आप प्रीलिम्स के बाद ही मेंशन करिए आंसर की, कि जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको बच्चे सॉल्व कर सकें और उसके लिए अपनी आवाज़ उठा सकें। तो ये सारी चीज़ें एकदम अपैरेंट होनी चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आंसर की एकदम लास्ट में एग्ज़ाम के दे रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा हो पाएगा बच्चों का? तो कुल मिला के पार्लियामेंट्री जो पैनल है, उसने बच्चों को ध्यान में देते हुए ये सारे डिसीज़न लिए हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि कलेक्ट फीडबैक एंड इफेक्ट इम्प्रूवमेंट्स। जैसे कि कोई भी अगर कार्य करिए या फिर जो भी आप कदम उठा रहे हैं यूपीएससी में जो यहाँ पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनको आप देखिए कि किस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जो भी आप लोगों ने डिसीज़न लिया है, उस तरीके से बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और क्या वो चाहते हैं, थोड़ा-सा उनसे भी फीडबैक लीजिए। और जो यहाँ पे पूरा जो प्रक्रिया होती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है, इसके लिए आपको लोगों से फीडबैक लेना होगा। उसके बाद जो इफ़ेक्टिव कदम उठाए जा सकते हैं या फिर इफ़ेक्टिव इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, उसको भी ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप करिए। तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट्री जो पैनल है, उसने रिकमेंड की है। तो यूपीएससी के ऊपर है अब कि उसको इसमें से रिकमेंडेशन को कब तक वो अलाउ करता है, अप्लाई करता है या फिर कौन-कौन सी चीज़ें अपने तरीके से इसमें आगे अपडेट करता है। तो ये सारी चीज़ें यूपीएससी के एस्पिरेंट या फिर जो भी इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं तैयारी करने के लिए, उनके लिए ये एक खुशखबरी भी हो सकती है कि आपका अगर 6-6 महीने में सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएँगे और उसके रिज़ल्ट आ जाएँगे और आंसर की टाइम से आ जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था और आशा करते हैं कि जल्द ही यूपीएससी इन सारी चीज़ों पे जल्द ही कदम उठाएगा और आपके सामने एक नोटिफ़िकेशन जल्द ही आएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। तो अगर बात करें कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे होता है, तो उसमें जो होता है प्रीलिम्स, उसमें जनरल स्टडीज़ फर्स्ट होते हैं और सीसेट होता है, जनरल स्टडीज़ सेकंड।
तो इसमें आपके जीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ये सारी चीज़ें रहती हैं जीएस से रिलेटेड, और एनवायरनमेंट। और इसमें सीसैट में रहता है कि जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस और ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आपका मैथमेटिक्स हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड रहता है। इस ये क्वालिफाइंग होता है जो आपका सीसैट का पेपर होता है। और ये जो जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का जो पेपर होता है, उसके हिसाब से आपको मेंस में जगह दी जाती है। मेंस में जगह मिलने के बाद आपको इतने पेपर देने रहते हैं। उसके बाद फाइनल जब रिजल्ट आता है, मेरिट बनती है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। तो जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है, जो कि आपकी यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू के नंबर के अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद आप अपने ट्रेनिंग पीरियड के लिए जाते हैं और सिलेक्शन होता है, खुशियाँ रहती हैं। उसके बाद आप अपॉइंट हो जाते हैं किसी भी जगह पे। तो ये सारा प्रोसीजर रहता है, अपने आप में बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है। दुनिया में सबसे टफ एग्ज़ाम के रूप में इसको जाना जाता है। तो कुल मिला के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द ही आपको दूँगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लग रहा हो कि हाँ, मैं कोई हवा-हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज़ें फैक्ट के साथ मैंने मेंशन की हैं, तो आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी भविष्य में भी, और आपके तैयारी करने में मैं आपका साथ देता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।